नमस्कार, मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। कानपुर से खबर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कानपुर में पुलिस पर हमला करने वाले 3 आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 29 अप्रैल को बजरिया और शौकत अली पार्क में पुलिस की टीम पर हमला किया गया था। इस हमले में गिरफ्तार किए गए आरोपी चौबेपुर अस्थायी जेल में बंद किए गए थे। सभी आरोपियों का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें से अब तक 3 आरोपियों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद चौबेपुर अस्थायी जेल को अलर्ट कर दिया गया है। जेल स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ, हमारे संवाददाता कानपुर से जोड़ आए हैं। अमित, क्या खबर मिल रही है? कितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का दायरा बढ़ता जा रहा है। और अगर बात की जाए बजरिया थाना क्षेत्र की, जहां 29 तारीख को क्वारंटाइन कराने गई टीम पर लोगों ने हमला किया, कुछ शरारती तत्व हमला किया और उसके बाद पुलिस की दबिश में 30 लोगों को अरेस्ट किया गया। धीरे धीरे करके उनकी सैंपलिंग रिपोर्ट आने लगी, मगर सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला तब प्रकाश में आया कि जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था वो 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। अब पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है, क्योंकि जिन लोगों ने इसको अरेस्ट कराया, जिन लोगों ने इनका मेडिकल कराया, जो लोग इन्हें वहां अस्थायी जेल तक लेके गए, ऐसे 38 कांस्टेबल चिन्हित किए गए हैं। उन सारे कांस्टेबल्स के टेस्ट आज कराए जा रहे हैं। बजरिया थाना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, उसके दरवाजे बंद कर दिए गए। पब्लिक का या किसी प्रकार का किसी व्यक्ति का उस थाने से कोई इंटरेक्शन ना, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। इंस्पेक्टर और 39 कांस्टेबल्स के टेस्ट रिपोर्ट आज आने का इंतजार हो रहा है। यानी और इसके अलावा जिस दौरान वो चौबेपुर की अस्थायी जेल में रखे गए थे, उस दौरान 19 लोगों के संपर्क में आए, उन 19 लोगों के भी टेस्ट होंगे। यानी कहीं ना कहीं 29 तारीख को हुई घटना की परेशानी कहीं से कम होती नहीं दिख रही है। हालांकि अब आरोपी सारे सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनके द्वारा जिस प्रकार से कोरोना का ये जहर, और माफी चाहूंगा इस शब्द जहर कह रहा हूं, जहर यानी कोरोना पॉजिटिव बांटा गया है, ये लोगों के लिए चिंता और परेशानी का सबब बनता है। बिल्कुल अमित, जो जेल बनाई गई थी, अस्थायी तौर पर जो जेल बनाई गई थी, उसमें कितने ऐसे लोग को रखा गया था जो इस दौरान पकड़े गए थे? उन सभी का कोरोना टेस्ट अब किया जाएगा? देखिए नीरू जी, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। 30 लोग थे, जिसमें 17 के टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है और इन 17 की जो फेज में रिपोर्ट आई, इसमें 3 पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव। इसके अलावा जो पेंडेंसी है, उसकी रिपोर्ट का आज देर शाम तक इंतजार है। मगर इस पूरे प्रकरण के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। डिप्टी जेलर जो अस्थायी जेल का है, वो भी कहीं ना कहीं से शक के दायरे में है, उनका भी टेस्ट होगा। और इसके अलावा जो बंदी रक्षक बनाए गए, उनके भी आज टेस्ट होंगे। तो जो भी इनके संपर्क में आए हैं अमित, वो सभी का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अब देखना होगा कि इसमें से कोई कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आता है कि नहीं। लेकिन कानपुर में एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, जिससे वहां पर मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी देने के लिए। और सिद्धार्थनगर में फूटा कोरोना बम, एक साथ मिले 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज। गंगा पब्लिक स्कूल में क्वारंटीन किए गए थे, सभी को बर्डपुर में किया जाएगा आइसोलेट। यहां पर सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो 12 कोरोना पॉजिटिव मामले अब यहां पर सामने आए हैं। हाई अलर्ट पर प्रशासन और डॉक्टरों की टीम इस वक्त वहां पर दिखाई दे रही है। तो एक साथ सिद्धार्थनगर में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बताया जा रहा है कि गंगा पब्लिक स्कूल में इनको क्वारंटीन किया गया था और अभी सभी को बर्डपुर में आइसोलेट किया गया है। सिद्धार्थनगर में अब 12 हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद। और हापुड़ से बड़ी खबर है, यहां पर कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। सब्जी मंडी का मजदूर निकला कोरोना पॉजिटिव, 5 साल का मासूम भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। हापुड़ के मजीदपुरा सोटावाली में नए मरीज मिले हैं। हापुड़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 33 हो गई है। तो लगातार अलग अलग जगहों से सब्जी मंडी में संक्रमण की खबरें आ रही थी और अब हापुड़ में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। सब्जी मंडी का मजदूर, ये दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज निकला है। 5 साल का एक मासूम भी कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ में पिछले 25 दिन से कोरोना की चेन नहीं टूट रही है। लखनऊ में आज 5 और पॉजिटिव केस मिले हैं। लखनऊ में कोरोना केस की कुल संख्या अब 242 तक पहुंच गई है। आगरा में 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। आगरा में 631 हो गई अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या। बात बांदा की करें तो यहां पर कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना पीड़ित की संख्या यहां पर 17 हो गई है। मेरठ में 10 नए हॉटस्पॉट की पहचान हुई है। 2 दिन में 50 से ज्यादा मरीज मिले हैं। मेरठ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 167 तक जा पहुंचा है। नवीन मंडी में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है।
झांसी में कोरोना पॉजिटिव 63 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। बिजनौर में डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई, जबकि डॉक्टर 9 दिन तक कोरोना से लड़ता रहा। डॉक्टर की पत्नी और बेटा भी अब कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। और 40 दिन से चल रहे लॉकडाउन का बीजेपी के रणनीतिकारों के कार्य करने की शैली पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। लगातार बीजेपी के ये दिग्गज कोरोना काल में भी राजनीतिक मुहिम को रंग देने में जुटे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लॉकडाउन 3 में पार्टी पदाधिकारियों को अपने दायित्वों को गंभीरता से निभाने के साथ विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कार्यकर्ताओं को नजर रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने राहत कार्यों के साथ ही बचाव उपाय अपनाते हुए प्रचारित करने पर जोर दे रहे हैं। सेवा एक हम सबका कर्तव्य भी है और धर्म भी है। इसलिए जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं ने जी जान से, साधारण परिवार के भी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार परिश्रम से सेवा कार्य किया है और गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को भोजन की व्यवस्था हो, चाहे फेस कवर की व्यवस्था हो, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना हो या पीएम केयर फंड की बात हो, सीएम केयर फंड की बात हो, यानी सभी में मनोयोग से परिश्रम के साथ गरीबों की सेवा किया है। लॉकडाउन के दौरान विपक्ष जहां एक तरफ सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश है कि सरकार के द्वारा कोरोना काल में जो कार्य किए जा रहे हैं उसके संदेश जमीन तक आम जनता के बीच पहुंच सके। इसी के लिए संगठन ने नेताओं और जनप्रतिनिधियों को मैदान में उतारा है। बीजेपी मिशन 2022 के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल को सेवा काल के रूप में दिखाना चाहती है और इसमें सफल भी दिख रही है, क्योंकि जो उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और जो एकजुटता के लिए पार्टी की कोशिश है वो पूरी तौर पे नेता कर रहे हैं और कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी मिशन 2022 के लिए इस कोरोना काल को भी बेहतरीन ढंग से अपने कामों के द्वारा जो चीजें सामने आ रही है उसको पेश करके इस्तेमाल करने में सफल दिखाई दे रही है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। और रंजना लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना, अगर बात की जाए जिस तरह से कोरोना काल है और लगातार जो बीजेपी सरकार है वो अपने कामकाज में व्यस्त है कोरोना के तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन इस बीच हमने देखा कि अगर विपक्ष कोई वार करता है तो उसका करारा जवाब भी दिया जाता है। यानी राजनीति और लोगों के प्रति अपनी जो समर्पण की भावना बीजेपी की है वो तमाम चीजें एक साथ होती दिखाई दे रही है। क्या जिस तरह से आप बता रही थी कि 2022 पर इन सब चीजों का बड़ा असर पड़ने वाला है, इसी को लेकर ये पूरी रणनीति है? देखिए नीलू, 2022 में अब ज़्यादा वक्त नहीं है और बीच में कोरोना काल आ गया और बीजेपी बिल्कुल सटीक तरीके से इन चीज़ों पे काम कर रही है। सरकार अपना काम कर रही है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे लोगों को खाना खिलाना हो, लोगों को जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको डाउनलोड कराना है, करोड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया है। तो इस तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं इस काल में, इस काल को जो बीजेपी बिल्कुल इनकैश करने की तैयारी में है और बहुत ही जो रणनीतिकार हैं लगातार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं। जिला अध्यक्षों से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्षों तक जो विभिन्न प्रकोष्ठ हैं बीजेपी के, जो मोर्चा है, उनके सभी लोगों के साथ लगातार महामंत्री संगठन सुनील बंसल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जो एकजुटता की भावना होनी चाहिए, जो एक संदेश नेतृत्व की तरफ से देना चाहिए, ये दोनों नेता जो है लगातार दे रहे हैं और ये जमीन पे नजर आ रहा है जो उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो रोड मैप है बीजेपी की, क्योंकि इस लॉकडाउन में सब कुछ लॉक है कहा जा सकता है, तो उस स्थिति में बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है 2022 बहुत दूर नहीं है। ऐसे में कोरोना के कामकाज को बताना और अपने कार्यकर्ताओं को भी एकजुट करना और उनको आगे की तरफ किस तरह से बढ़ना है उसको लेकर भी तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात करें कोरोना महामारी में योगी सरकार उत्तर प्रदेश के प्रवासी गरीब मजदूरों को घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। देश के अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश के गरीबों को चिन्हित कर उन्हें घर पहुंचाने का काम कर रही है और इसी कार्यक्रम के तहत सुबह 9 बजे महाराष्ट्र के अकोला से लगभग 1200 श्रमिकों को लेकर ट्रेन लखनऊ पहुंची है। वहीं 1200 श्रमिक का खेप लेकर साबरमती ट्रेन
गुजरात के सूरत से लेकर जौनपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। हरदोई के गरीब श्रमिक जब अपने घर पहुंचे तो सीएम योगी को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। और लॉकडाउन में मिशन घर वापसी पर जुटी योगी सरकार की मुहिम अब रंग लाने लगी है। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब से करीब 5,000 से ज्यादा मजदूरों की प्रदेश वापसी हुई। तमाम दूसरे प्रदेशों से जो श्रमिक ट्रेनें हैं वो राजधानी लखनऊ पहुंच रही हैं और यहां से चारबाग बस अड्डे से यूपीएसआरटीसी की बसों के द्वारा इन मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त महाराष्ट्र के अकोला से जो है वो ट्रेन जो है श्रमिक ट्रेन वो अभी चारबाग स्टेशन पहुंची है। श्रमिक चारबाग बस स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और उसके बाद उनको यहां से जो है आगे उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र के अकोला में फंसे 1200 श्रमिकों ने लॉकडाउन में अपने प्रदेश पहुंचकर राहत की सांस ली। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में पिछले कई दिनों से फंसे मजदूर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पहुंचे, जहां नगर निगम की ओर से खाने पीने का इंतजाम किया गया था। उसके बाद यहां से इन्हें यूपी परिवहन की बसों से इनके घरों के लिए भेजा गया। और 43 दिन से पड़ा हूँ मैं, गांव में था एक। कहाँ से आ रहे हो? हम लोग मगरूल से, अकोला से। अकोला कहाँ पर कितने दिन से फंसे थे उधर? उधर हो गया हमको 1 महीना। कब चले थे उधर से? उधर से चले थे कल। दूसरे प्रदेशों से आए श्रमिकों के लिए योगी सरकार ने हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। खबरों के मुताबिक आज सुबह से यानी कि अभी जो पहली ट्रेन अकोला से पहुंची है और उसके बाद रात तक में करीबन 4 ट्रेनें आएंगी, जिनमें लगभग 4,500-5 हजार जो श्रमिक हैं वो दूसरे प्रदेशों से यूपी आएंगे और उसके बाद उनको यूपीएसआरटीसी की बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल अभी 55 बसों को यहाँ पर लगाया गया है। इन बसों को भी पूरी तरह से सैनिटाइज कराया गया है। यात्रियों को दिक्कत ना हो इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। योगी सरकार के मिशन प्रदेश वापसी के तहत जौनपुर के श्रमिकों ने राहत की सांस ली। गुजरात के सूरत से 1200 मजदूरों को लेकर साबरमती ट्रेन जौनपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। अपने जिले में पहुंचकर इन श्रमिकों ने सीएम योगी जी को धन्यवाद दिया। अरे बहुत खुशी है। किसको धन्यवाद देना चाहते हैं? सरकार को देना चाहते हैं, सभी को देना चाहते हैं। घर हमारे पहुंचा दिए हैं। जौनपुर पहुंचने के बाद इन श्रमिकों का मेडिकल चेकअप किया गया और साथ ही इन पर नजर बनाए रखने के आदेश दिए गए। और यहाँ पर उतरते ही सबसे पहले स्वास्थ्य की इनकी जांच हो रही है। इनका नाम, पता, उम्र, स्वास्थ्य की जांच करने के बाद जो लोग कोई सिम्टम नहीं है, लक्षण नहीं है, तो उनको हम चाय पानी नाश्ता करा के बस में बैठा के इनके जिले भेज देंगे। जिनमें सिम्टम्स हैं उनको हम रोक लेंगे, उनको अस्पताल में रख के उनकी अलग जांच पड़ताल कराएंगे। हरदोई में भी दूसरे राज्यों से आए 59 मजदूरों ने सीएम योगी का शुक्रिया किया। हम फैक्ट्री में नौकरी करते थे, हम लोग पैसा नहीं था, जब हम लोग वहाँ बसे मोदी ने जोगी ने जितनी में भेजा। इन सभी मजदूरों को प्रशासन की ओर से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। उसके बाद ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी। लखनऊ से शबाब, जौनपुर से मनोज सिंह और हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। और हम आपको बता दें, सीएम योगी की टीम 11 के साथ बैठक खत्म हो गई है। कोरोना लॉकडाउन को लेकर की गई समीक्षा, अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कम्युनिटी किचन में अधिकारी व्यवस्था देखें, व्यवस्था करें, इस बात को भी सीएम ने कहा है। और भोजन की व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अजीत, बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर निर्देश दिए सीएम ने आज? देखिए, बिल्कुल नीलू, जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो बाहर से हमारे कामगार और श्रमिक आ रहे हैं रेलवे स्टेशनों पर, उनके जो क्वारंटीन कराने की व्यवस्था है, जो शेल्टर होम है, उस पर सीएम ने साफ तौर पर कहा कि खुद जाकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां निरीक्षण करें। अच्छे खाने की व्यवस्था हो, चिकित्सीय सुविधाएं हो, रहने की अच्छी व्यवस्था हो। इसके साथ ही दूसरी बात, उन्होंने जो कल से लॉकडाउन 3 जो शुरुआत हुई थी उस पर समीक्षा बैठक की और कहा कि इसमें लॉकडाउन का पालन सख्ती से हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो दुकानों पर, और अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करें और बाकायदा
ज्यादा इसकी एक रिपोर्ट तैयार करें। और कम्युनिटी किचन पर विशेष फोकस दिया मुख्यमंत्री ने कि जिस तरह कम्युनिटी किचन को जियो से टैग किया गया उसी तरह शेल्टर होमों को भी जियो टैग किया जाए, जिससे ऑनलाइन उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाए और डेली का डेली अपडेट हो। क्योंकि 15 से 20 लाख जो कामगार श्रमिक हैं उनको रोजगार देना है, उसको लेकर जो कृषि उत्पादन आयुक्त हैं एपीसी, उनको निर्देश दिया गया है कि आप जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करें। इसके लिए जो कार्य योजना का निर्देश दिया सीएम ने 2 दिन पहले, उसको तैयार किया जाए और सीएम से अनुमोदन के बाद उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो सभी 75 जिले हैं वहां अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए सीएम ने कहा, और साथ ही कहा कि जो वेंटिलेटर हैं उन्हें चालू हालत में रखा जाए, फंक्शनल रखा जाए, कहीं कोई समस्या ना हो कोरोना वायरस से निपटने के लिए। जो मरीजों की संख्या है, जो कार्रवाई हो रही है लॉकडाउन में, उन सब को लेकर सीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करें, दूसरे के भरोसे पर न रहें और प्रतिदिन इसकी जो रिपोर्ट है वो सीएम दफ्तर को उपलब्ध कराएं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे जिस पर सीएम ने साफ कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन का तीसरा चरण है, कल से लेकर की दुकानें खुली थी, राजस्व की सरकार को राजस्व भी मिल रहा था, उन सब को लेकर कि कैसे राजस्व और बढ़ेगा, इसको भी लेकर उन्होंने अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल को निर्देश दिया है। स्थिति की समीक्षा की है और स्थिति किस तरह की बनी हुई है, तमाम चीजें दुरुस्त तरीके से की जा रही है या नहीं की जा रही है, सरकार ने जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर तमाम तरह की बातें और तमाम तरह के निर्देश आज अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए सोमवार को 3 जवान शहीद हो गए। हंदवाड़ा के काजीबाद इलाके में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसके जवाब में हमारे जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि 3 जवान शहीद हो गए और 7 घायल हुए। शहीद होने वालों में से सी चंद्रशेखर, अश्वनी यादव और संतोष मिश्रा शामिल हैं। सीआरपीएफ के कांस्टेबल अश्वनी यादव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हैं। अश्वनी के गांव नोनहरा का चक दाऊद में शहादत की खबर सुनते ही गम का माहौल है। तो 3 लोग शहीद हुए थे। कश्मीर में पेट्रोलिंग पार्टी के ये तीनों सदस्य थे और हम आपको बता दें कि आतंकवादियों का यह हमला हुआ था। हालांकि जाबाज सिपाहियों ने लड़ते हुए एक आतंकवादी को तो मार गिराया, लेकिन 3 जवान इसमें शहीद हो गए। हंदवाड़ा के काजीबाद इलाके में यह घटना हुई, जहां पर पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया, जिसके जवाब में एक आतंकवादी मारा गया। फिलहाल शहीद हो गए हैं 3 जवान और 7 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। शहीद होने वालों में सी चंद्रशेखर, अश्वनी यादव और संतोष मिश्रा शामिल बताए जा रहे हैं। सीआरपीएफ के कांस्टेबल अश्वनी यादव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हैं और अश्वनी के गांव नोनहरा का चक दाऊद में इनकी शहादत की खबर सुनकर अब माहौल गमगीन है। तो 3 लोग, मतलब 3 सिपाही, 3 हमारे जवान जो थे वो शहीद हुए हैं और ये पूरी घटना कश्मीर के हंदवाड़ा में हुई, जहां पर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए सोमवार को 3 जवान शहीद हो गए। हंदवाड़ा के काजीबाद इलाके की घटना है, जहां पर सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग चल रही थी। अचानक आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसके जवाब में हमारे जवानों ने एक आतंकी को तो ढेर कर दिया, लेकिन 3 जवान इसमें शहीद हो गए। 7 इसमें घायल बताए जा रहे हैं और शहीद होने वालों में सी चंद्रशेखर, अश्वनी यादव और संतोष मिश्रा शामिल हैं। सीआरपीएफ के कांस्टेबल अश्वनी यादव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के ही रहने वाले हैं और जब ये खबर अश्वनी के गांव वालों को मिली तो उनमें गम का माहौल है। स्वभाव था और बचपन से ही जब भी मतलब साथ में खेलने कूदने चाहे दौड़ने जाते थे तो उनकी इच्छा थी कि मैं सेना में जाऊंगा और अपने देश की रक्षा करूंगा। और अश्वनी की पत्नी अपने पति की शहादत पर गर्व कर रही हैं। सरकार से उनकी मांग है कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी पूरी हो जाए। शहीद हो गई, गर्व की बात है, लेकिन मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकार से हम यही कहेंगे कि मेरे बच्चों की शिक्षा की पूरी सहायता करे मेरे लिए, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है, वही मेरे लिए सब कुछ थे। और शनिवार को हंदवाड़ा में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा को जयपुर में आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आशुतोष शर्मा आतंकियों के खिलाफ हंदवाड़ा में ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इससे पहले भी कर्नल शर्मा कई ऑपरेशन को लीड कर चुके हैं। उन्हें वीरता के लिए 2 गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुके हैं। कर्नल के परिवार की दिलेरी पूरे देश के लिए मिसाल है। मां और पत्नी की आंखों में आंसू नहीं है और ना ही प्यारी सी बेटी रो रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं
कर्नल आशुतोष शर्मा की शहादत के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनका पूरा परिवार शामिल हुआ और मुख्यमंत्री गहलोत राजस्थान के वहां पर पहुंचे थे खुद श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कर्नल शर्मा को। और सबसे गर्व की बात, उन्होंने कई ऑपरेशन को लीड किया और हंदवाड़ा में भी वो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इससे पहले उन्हें वीरता के लिए 2 गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुके हैं। कर्नल के परिवार की दिलेरी आज हमने देखी, जब तस्वीरों में दिखाई दिया कि किस तरह से मां और पत्नी के आंखों में आंसू नहीं थे, प्यारी बेटी रो नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने पिता को उन्होंने अंतिम सलाम के साथ विदाई दी। और पिछले 3 दिन में 8 सैनिक शहीद हुए। इनमें 4 सेना, 3 सीआरपीएफ और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस में से था। हंदवाड़ा में ही शनिवार रात आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 5 जवान शहीद हो गए। हालांकि हमारे जाबाज जवानों ने लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर हैदर समेत 2 को मार गिराया। शनिवार को आतंकवादियों की मुठभेड़ में कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, लांस नायक दिनेश, एसआई शकील काजी और नायक राजेश शहीद हो गए। और फतेहपुर की बात करें तो यहां पर बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कॉपियों का मूल्यांकन किया जा रहा है और इस दौरान परीक्षकों को मास्क और दस्ताने बांटे गए। आपको बता दें कि शहर के कुल 5 स्कूल में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। प्रत्येक केंद्र में 100 परीक्षक बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां चेक कर रहे हैं। और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था पर दुनिया की निगाहें अब टिकने लगी हैं। विश्व की दिग्गज कंपनियां भारत पर भरोसा जताने लगी है और इसी बीच फेसबुक के बाद अब सिल्वर लेक पार्टनर्स ने रिलायंस जियो के साथ बड़ी डील की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर भरोसा जताते हुए फेसबुक के बाद अमेरिका की दिग्गज इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने रिलायंस जियो के साथ बड़ी डील की है। सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 1.15% की हिस्सेदारी के साथ 5,656 करोड़ का निवेश करने का फैसला लिया है। इस अमेरिकी इक्विटी कंपनी का दुनिया की कंपनियों में निवेश का जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है। ट्विटर, अलीबाबा, डेल, एयरबीएनबी, अल्फाबेट्स, ANT फाइनेंशियल, वाइमो जैसी कई बड़ी कंपनियों में निवेश किया है। आपको बता दें, 22 अप्रैल को फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.9% हिस्सेदारी का ऐलान किया। इस डील के बाद सिल्वर लेक पार्टनर्स और रिलायंस जियो का करार फेसबुक के मुकाबले 12.5% ज्यादा प्रीमियम पर हुआ, जिससे रिलायंस जियो का मार्केट कैप 52% का हो गया है। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी को कर्ज मुक्त करने के लिए मार्च 2021 का लक्ष्य रखा है। हाल ही में कंपनी ने देश के सबसे बड़े राइट्स इश्यू की भी घोषणा की है। अब इस डील से उम्मीद जताई जा रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ये लक्ष्य दिसंबर में ही हासिल कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम में। मैं नितिन कुमार उज्जैन से। मेरा प्रश्न यह है कि हमें रोज बाहर जाना पड़ता है लेकिन सैनिटाइजर मिल नहीं रहा है, ऐसे में क्या किया जाए? डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम राजू ओझा है, मैं हैदराबाद में रहता हूं। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, हमें रोज घर से बाहर जाना पड़ता है, सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, ऐसे में क्या करना चाहिए? नमस्कार सर, मेरा नाम सातु शुक्ला है, मेरी उम्र 17 साल है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे में हमें सैनिटाइजर नहीं मिलता, तो हम क्या करें? सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है तो कोई भी ऐसा लिक्विड जो अल्कोहल बेस्ड है और जिसको आप अपने हाथों पर लगा सकती हैं, ऐसा आप अपने पर्स में रख सकती हैं। एक छोटा पीस जो है साबुन का, सोप का, आप अपने पर्स में रख सकती हैं जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि पानी अवेलेबल है, क्योंकि सोप और जो वाटर है वो सबसे बड़ा डिफरेंस है कोरोना वायरस के लिए। अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है वो सेकंड नंबर पर आते हैं। तो अगर आप सोप एंड वाटर से वॉश कर सकती हैं तो बहुत ही अच्छा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 20 सेकंड तक वॉश कीजिए, क्योंकि ये जो वायरस है इसके अंदर सेंटर में एक प्रोटीन है और ऊपर एक फैट की लेयर है, लिपिड की लेयर है, जो सोप से बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। तो आप एक सोप का छोटा सा पीस अपने पर्स में रख सकती हैं।
तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।